चलिए आज हम बात करते हैं आयत, रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे, आयत, रेक्ट एंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, क्लियर है बात। आयत के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये भी एक चतुर्भुज का पार्ट होता है, ये सभी को पता है। आयत किस प्रकार से बनाया जाता है, आपने जो आयत है वो हमेशा किस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार से देखा होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। आयत में आप देखोगे तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये एल हो गई, ये एल हो गई, ये बी हो गई, ये बी हो गई। आयत में हमेशा ये जो एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये चारों कोनों पे जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यदि इसको टेढ़ा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है, क्लियर है बात। तो बस आयत और समांतर चतुर्भुज में बस एक ही अंतर होता है, किसका, एंगल का। किसका अंतर होता है, एंगल का। जब 90 डिग्री है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, रेक्टेंगल, आयत। और यदि इसको टेढ़ा कर दिया, मान लो इसको किस प्रकार से कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, तो बातें सब सेम रहेंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी, समांतर रहेंगी, सब बातें एक ही रहेंगी। लेकिन ये 90 की जगह कुछ और हो जाएगा, एंगल कुछ और हो जाएगा। तो जब ये एंगल 90 नहीं रहे तो उसको बोल देते हैं समांतर चतुर्भुज, और यदि एंगल 90 रहे तो उसको क्या बोल देते हैं, आयत। बस ये फर्क होता है समांतर चतुर्भुज और आयत में, रेक्टेंगल। कोई दिक्कत। तो हम समांतर चतुर्भुज तो पढ़ ही चुके हैं, क्लियर है बात। अब हम इसमें देखेंगे, ये दोनों भुजाएं दोनों आपस आमने सामने की बराबर होती हैं और कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, क्लियर है बात। आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। कोई दिक्कत। यदि मैं इसके परिमाप की बात करूं, किसकी बात करूं, परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो आप जानते हो चारों भुजाओं को जोड़ दें तो हमें क्या आता है, परिमाप आता है। तो चारों भुजाओं में क्या क्या जोड़ेंगे, एल प्लस बी, एल प्लस एल बी, एल बी, ऐसे ही चारों भुजाएं जोड़ेंगे। तो हम यहां देखिए 2l प्लस क्या मिलेगा हमें, 2b। इसलिए हम कहते हैं इसको 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक्चुअल में पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, पेरीमीटर निकला है किसी भी आकृति का, क्लियर है बात। किसी भी आप आकृति का यदि पेरीमीटर, परिमाप निकालना चाहते हो तो बाहर की सारी भुजाओं को जोड़ दोगे तो आपको क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। कोई दिक्कत। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल के क्या होता है, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही पढ़ा है। और इसी को हम यदि चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, आधार गुणा, इसी को हम आधार गुणा ऊंचाई बोलते हैं और लंबाई गुणा चौड़ाई बोलते हैं। आपको पता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें आधार की बात करूं तो क्या है, और लंबाई का काम कौन कर रहा है, इसकी चौड़ाई। इसलिए आधार की जगह हम क्या ले लेते हैं, लंबाई, और ऊंचाई की जगह क्या ले लेते हैं, चौड़ाई। क्लियर है बात। हमने आपको बताया था किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं, क्लियर है बात। अब हम इसका पढ़ते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका पढ़ते हैं ना। तो आप यदि देखोगे तो आधार कितना है, b हो गया, और ऊंचाई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, जो b है वही तो होगा। तो लंबाई जो है वो किसका काम कर रही है, आधार का काम कर रही है। और चूंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, तो ये किसका काम करेगी, ऊंचाई का। तो लंबाई गुणा, मतलब समझ में आई, लंबाई गुणा चौड़ाई या आधार गुणा ऊंचाई, बात एक ही होती, कोई दिक्कत। अब इसमें यदि मैं एक विकर्ण खींचूं, इसमें यदि मैं ये वाला विकर्ण बना दूं, एक विकर्ण बना दिया मैंने इसमें, देख पा रहे हो, इसका नाम मैं क्या दे दूं, D1 दे देता हूं। क्या देता हूं, D1 दे देता हूं, क्लियर है। तो आप देखोगे ये दो भागों में बट गया, कितने भागों में बट गया, दो भागों में। तो मैं कह सकता हूं ये दो भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है बात। आयत में एक विकर्ण इसको दो भागों में बांट देता है और दोनों भागों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट में कह सकता हूं कि विकर्ण, कौन सा विकर्ण, एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण आयत को दो समान क्षेत्रफलों में बांटता है, दो समान क्षेत्रफल में बांटता है। कोई दिक्कत किसी को, बांटता है, कोई समस्या किसी को। तो आप देखोगे एक विकर्ण खींचने से इसके दो भाग बन गए और दोनों भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, कोई समस्या। अब मैं इसमें एक और विकर्ण बना दूं, एक और विकर्ण बना दूं, तो एक और विकर्ण का नाम क्या होगा मेरे भाई, D2 होगा, क्लियर है बात। अब ये चार भागों में बट गया तो इसके चारों भागों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, क्लियर है बात। आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि भैया एक विकर्ण में दो भाग बन गए तो दोनों बराबर, और दो विकर्ण बनाने चार भाग बन गए तो चारों का बराबर, नहीं। बात समझिए, आमने सामने का क्षेत्रफल बराबर होगा, किसका होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा और इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, मतलब इसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, ये तो होगा। लेकिन आप कहो चारों का बराबर है तो ये हम नहीं कह सकते। अब मैं बात करता हूं इन दोनों विकर्णों के बारे में, चौथा पॉइंट डालूंगा, इन दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्या होती हैं, आयत में दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती हैं। आयत में दोनों विकर्ण की
लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। आ रही बात समझ में, होती है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं d1 बराबर, क्लियर है बात, आयत में दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर, जितना ये उतना ही ये होगा। मान लो ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 होगा। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या। पांचवा पॉइंट देखेंगे, आयत में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब यदि मान लो 15 है, यदि मान लो ये 20 है, तो इस विकर्ण ने यहाँ पे काट दिया तो ये ऊपर 10 नीचे 10 बचेगा, और ये विकर्ण भी इसको क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देता है। ठीक है ना। तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कोई दिक्कत है किसी भाई को, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, समस्या है किसी को, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना। अब मैं एक बात और करूंगा, यहां देखिए प्लीज सभी लोग, अभी देखिए बाद में लिख लेना, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांट देते हैं। क्लियर है बात। अब एक और बात करूंगा मैं कहता हूं विकर्ण की लंबाई निकालें हम। किसकी लंबाई निकालें, ये जो विकर्ण है ना इसकी लंबाई निकालें। मुझे चाहिए आपको क्या, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। तो बड़े आराम से निकालेंगे। यहां देखिए प्लीज, ये होती है विकर्ण, विकर्ण क्या हो गया, डी हो गया, और ये बी हो गया, ये क्या हो गया, एल हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, और ये त्रिभुज का क्या नाम है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो d1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, 90 के सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, तो d1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर। तो l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यदि मैं d1 की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस, यदि आप किताबों में फॉर्मूला देखोगे तो यही मिलेगा, विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। एक्चुअल में क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय की वजह से आपका विकर्ण की लंबाई निकल आती है। कोई कष्ट है यहां तक तो बताओ, दिक्कत है किसी भाई को, है समस्या। चलिए आगे देखें इसके बाद, कोई दिक्कत, मिटा दें इसको, वीडियो है वीडियो में से लिख लेना, ठीक है ना, मिटा दें इसको, आगे बढ़ें। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना, वीडियो में से देख लेना, ठीक है ना। अब हम इसके आगे की बातें करते हैं, अब दो बातें और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं कहता हूं एक आयत है, ये क्या है आपका, एक आयत है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है, कितनी है बोलो, l, और इसकी चौड़ाई कितनी है, b है। आयत तो सभी ने देखा ना, ठीक है ना, ऐसी होती ना, एक आयत है। अब मैं कह रहा हूं इस आयत के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाए। इस आयत के अंदर कैसा बनाया जाए, बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाए। ठीक ठाक नहीं दिख रहा लेकिन आप फीलिंग ले लो, ठीक है ना। आयत के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाए, आपसे पूछेगा बड़े से वृत्त की त्रिज्या बताओ। क्या पूछेगा, एक आयत है, आयत के अंदर हम क्या बना रहे हैं, बड़े से बड़ा वृत्त बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं, अंदर बना रहे हैं। तो हमसे पूछेगा कि इस वृत्त की त्रिज्या बताओ। त्रिज्या बता देगा तो हम क्या बता देंगे, इसका क्षेत्रफल भी बता देंगे और परिधि भी बता देंगे, ठीक है ना। तो मेन क्या होगी, त्रिज्या बताना है। क्लियर है बात। तो आपसे कहा जाए आयत के अंदर बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो देखो फीलिंग देखना, यहां से इसको मैं जोड़ दूं और इसको मैं क्या मान लूं, इसका केंद्र मान लूं। वृत्त का क्या मान लो, इसको केंद्र होता है, वृत्त में केंद्र त्रिज्या होती, इसको केंद्र मान लो। और यहां से यहां मैं ये दोनों चीजों को जोड़ दूं तो ये लाइन आपको दिख रही है क्या, और ये लाइन जो देखोगे तो वो कहती है दोनों परिधि पे आ रही है और केंद्र से होकर जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वृत्त में केंद्र से होकर जाए और दोनों परिधियों पे मिले ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। कोई दिक्कत किसी को। तो आप देखो ये जो डायमीटर है उसकी चौड़ाई के बराबर है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं। ये जो लंबाई है इसके बराबर है कि नहीं, जो इसकी लंबाई होगी, जो ये डायमीटर डी की लंबाई होगी वही इसकी चौड़ाई होगी कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मैं ये कह सकता हूं जो वृत्त का व्यास होगा, जो अंतःवृत्त का है, अंदर वृत्त है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त का व्यास। अंतःवृत्त का जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो किसके बराबर होगा, बोलो ना किसके बराबर होगा, आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। आयत की जो चौड़ाई है उसके बराबर होगा। क्या आप सभी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा हो तो बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं दिख रहा हो। तो हम कहेंगे ये जो वृत्त है इसकी जो व्यास है वो किसके बराबर है, इसकी चौड़ाई के बराबर। कोई दिक्कत। तो इसका जो व्यास है वो किसके बराबर होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर होगा। अब मैं कहूंगा जो व्यास डी है, वृत्त का व्यास डी है, वो किसके बराबर है, बी के बराबर है कि नहीं, बोलो भाई। लेकिन हम तो देखना है इसकी त्रिज्या के बारे में, और त्रिज्या क्या होती है, 2r होता है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, 2r होती है। मान लो व्यास बराबर क्या होता है, 2r, मतलब दो बार त्रिज्या जोड़ देंगे तो एक बार व्यास होगा, तो डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। 2r बराबर क्या हो गया, b, तो r बराबर क्या, b/2
2। तो जब भी हमसे कहा जाए अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ तो चौड़ाई का आधा होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। यदि आयत के अंदर वृत्त बनाया जाता है और कहा जाए इसकी त्रिज्या बताओ तो आप क्या कहोगे, आप क्या करोगे, आयत की जो चौड़ाई इसको आधा कर दो। बात समझिए, यदि इसकी चौड़ाई 20 होती तो त्रिज्या 10 होती, यदि इसकी चौड़ाई 50 होती तो त्रिज्या 25 होती। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो जब भी आयत के अंदर बड़ा सा बड़ा वृत्त बनाया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो इसकी चौड़ाई की आधी होती है। क्लियर है बात? इसी बात को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं आयत के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त, और मैं ये भी कह सकता हूं एक वृत्त के बाहर यदि आयत बना जाए। नहीं आया समझे? दोनों बातें एक ही हैं। आयत के अंदर वृत्त बोल दो या वृत्त के ऊपर, तो दोनों बातें एक ही हैं। तब भी केस क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आयत की चौड़ाई के आधे के बराबर। क्या मेरी बातें क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? एक केस ये हो गया। एक केस के बारे में और बात करेंगे, आप वीडियो में से लिख लेना, ठीक है ना, थोड़ा देख लेना वीडियो और लिख लेना, ठीक है, अपलोड कर देंगे शाम तक। अब एक और बात होता है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखिए जरा एक और बात, अब हम बताते हैं एक और आयत। क्या बनाते हैं? एक और आयत। और हम ये कह रहे हैं, थोड़ा देखिए सभी लोग, बातें नहीं करेंगे। चलिए जरा यहां देखिए, अब मैं कह रहा हूं आयत के बाहर एक वृत्त बना दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं कह रहा हूं आयत के बाहर एक वृत्त बना दिया जाए। अभी आयत के अंदर बनाया था, अब क्या कर रहे हैं, आयत के बाहर वृत्त बना दिया है। तो मैं कहता हूं इस वाले वृत्त की त्रिज्या बताएं। अब किसके वाले वृत्त की? बाहर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या बताएं। क्लियर है बात? अब मैं क्या कह रहा हूं, बाहर जो वृत्त बन रहा है उसकी क्या बतानी है आपको, त्रिज्या बतानी है। तो क्लियर है बात? तो देखिए जरा, ये वृत्त का केंद्र मान लो, और यदि मैं यहां से लेके यहां तक इसको जोड़ दूं तो ये दोनों परिधियों पे आ गई रेखा। तो आप वृत्त में हमेशा ऐसा देखना है, वृत्त ऐसा होता है और ये केंद्र होता है, और जो व्यास होता है ना केंद्र से होकर जाता है, और दोनों जो छोर हैं इसके किस पे टच होते हैं, परिधि पर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्यास। वृत्त में, सर्कल में केंद्र से होकर जाने वाली और परिधि को छोड़ने वाली, परिधि सर्कमफ्रेंस को छूने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर या व्यास बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये क्या होती है, व्यास। यदि मैं इस केस में देखूं, ये केंद्र हो गया, यहां से यहां तक जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास। और आयत के केस में आपको ये विकर्ण दिख रहा होगा, नहीं आ रही मेरी बात समझिए? तो मैं ये कह सकता हूं यही वृत्त का, महावृत्त का क्या है, व्यास है, और यही क्या है, आयत का विकर्ण। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है बात? तो मैं क्या बात करता हूं, वृत्त का व्यास। मैं क्या बात करूं, वृत्त के व्यास के बारे में बात करूं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये बाहर के वृत्त है उसके व्यास के बारे में बात कर रहा हूं। तो यही रेखा तो व्यास होगी, और इसी रेखा को मैं देखूं, इसी लाइन को मैं देखूं तो इस आयत में क्या है, ये विकर्ण है। नहीं आई बात समझ में? तो महावृत्त का जो व्यास होगा वो आयत के विकर्ण के बराबर होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? आयत के किसके बराबर होगा? क्या मेरी बातें समझ में आ रही? तो यही लाइन वृत्त के लिए क्या है, उसका व्यास, और यही लाइन आयत के लिए क्या है, उसका, आपको फीलिंग आ रही, दिख रहा है सभी को? तो यही लाइन ये वृत्त के लिए व्यास है और आयत के लिए क्या है, विकर्ण है। क्लियर है बात? तो यही लाइन, तो मैं कहूंगा बाह्य वृत्त का व्यास, तो ये वृत्त का व्यास क्या होगा, आयत के विकर्ण के बराबर होगा। क्लियर है बात? कोई समस्या? तो d बराबर क्या हो जाएगा, √L² प्लस b²। आप कहोगे L² b² कहां से आ गया? तो ये L होता है, ये b हो गया, ये L हो गया, b हो गया। तो अभी हमने विकर्ण का फॉर्मूला सिखाया था ना, विकर्ण कैसे निकालते हैं, √L² प्लस b²। क्लियर हो रही बात? तो मेरा जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, इसके विकर्ण के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। विकर्ण कैसे निकलता है, √L² प्लस b² के लिए। कोई कष्ट है किसी को? बोलो समझ गया? अब इसको मैं 2r भी तो लिख सकता हूं, व्यास को क्या लिख सकता हूं, 2r लिख सकता हूं। तो 2r बराबर क्या होगा, √L² प्लस, क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही, पूनम समझ में आ रही बातें? r बराबर क्या हो जाएगा, √L² प्लस b²/2। तो मैं ये कह सकता हूं महावृत्त की जो त्रिज्या है वो विकर्ण की, क्या मैं ये कह सकता हूं महावृत्त की त्रिज्या क्या होती है, विकर्ण की आधी होती है। कोई समस्या? महावृत्त की त्रिज्या, मैं महावृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो मैं क्या कह दूंगा, विकर्ण की आधी। और अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलूं तो चौड़ाई की होती है आधी आधी, बहुत ही चौड़ाई की आधी, ये होती है विकर्ण की आधी। क्या मेरी बातें समझ में आ गई सभी को? तो मैं बात करता हूं महावृत्त की त्रिज्या की, तो वो क्या होगी, विकर्ण की आधी। और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो क्या होगी, चौड़ाई की आधी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई आपको? तो हम इसके क्वेश्चन कब करेंगे, अब कल करेंगे। इसी को हम क्या कह सकते हैं, वृत्त के बाहर, सॉरी आयत के बाहर वृत्त और वृत्त के अंदर आयत। आपसे ये भी कह सकता है कि एक वृत्त है उसके अंदर बड़ा से बड़ा आयत बनाया जाए तो उसका विकर्ण निकालो, तो बस जो वृत्त होगा उसी का व्यास। तो दोनों तरीके से आपको इन चीजों को समझना है। क्या आपको मैं ये बातें समझा पाया?
ठीक है, बहुत सही। और यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बंद कर दो।